क्लास शुरू करने से पहले ये कहेंगे कि आप जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करेंगे, ठीक है। शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आप सारी बातों को ध्यानपूर्वक समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास किया करिए। चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वायुमंडल का संगठन तथा संरचना है, ठीक है। सर्वप्रथम हम समझेंगे वायुमंडल के संगठन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में वायुमंडल के या वायुमंडल के बारे में सर्वप्रथम वायुमंडल है क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल क्या है, ठीक है। हम जिस ग्रह में निवास करते हैं, किस ग्रह में निवास करते हैं, पृथ्वी में निवास करते हैं, ठीक है। उसके चारों तरफ एक पर्त के रूप में जो व्याप्त है, कह सकते हैं पर्त के रूप में जो व्याप्त है गैसों का आवरण, क्या व्याप्त है, एक परत के रूप में, परत के रूप में गैसों का आवरण कह सकते हैं, गैसों का आवरण, ठीक है। क्या है वायुमंडल? जिस ग्रह में हम निवास करते हैं उसके चारों तरफ एक परत के रूप में गैसों का आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। समझ गए वायुमंडल? अब देखते हैं वायुमंडल का संगठन किस प्रकार से हुआ। संगठन, वायुमंडल के संगठन में या संगठन में कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट नंबर है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या इसी को CO2, ठीक है। देखिए CO2 एक जो है भारी गैस होती है जो निचली सतह पर पाई जाती है वायुमंडल की। कहाँ पाई जाती है? भारी गैस है और ये जो है निचली सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? निचली सतह पर पाई जाती है। यह गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए अत्यंत, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वैश्विक तापन कह सकते हैं, वैश्विक तापन के लिए क्या है? उत्तरदायी, ठीक है। समझ में आएगा? यह गैस मात्र वायुमंडल में पाई जाती है 0.003%, ठीक है। कितनी पाई जाती है? 0.003%, ठीक है। दूसरा नंबर आपने क्या पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में? भारी गैस है, निचली सतह पर पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर में देखा जाए तो सौरमंडल में, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर यानी सौरमंडल जिसे कहा जाता है और ये ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के लिए क्या है? उत्तरदायी गैस होती है, ठीक है। समझ? वायुमंडल में जो इसके अलावा अन्य गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो अन्य गैसें हैं, यानी अन्य गैसों का जो आयतन है, अन्य गैसों का आयतन जो है वो निश्चित होता है। अन्य गैसों का आयतन क्या है? एक नियतांक यानी नियत होता है या निश्चित होता है। क्या होता है? नियत जिसे कहते हैं, नियत होता है या निश्चित होता है। इसके अलावा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए जो उत्तरदायी है इसका आयतन बढ़ाने के लिए वो आपके है जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन को मतलब जानते हैं क्या? कोयला, क्या क्या आते हैं? कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम, कौन सा उत्तरदायी है? कोयला और पेट्रोलियम। इन जीवाश्म ईंधनों के अधिक उपयोग से, देखिए पेट्रोलियम हमारी जो है वाहनों में प्रयोग किया जाने वाला ईंधन है, ठीक है। कोयला का उपयोग भट्टियों में किया जाता है, विद्युत बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसलिए जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है या आप कह सकते हैं साधनों से, वाहनों से निकलने वाला धुआं है, इसके कारण से क्या हुआ है? वैश्विक तापन यानी CO2 निकलती है, ठीक है, और इससे वैश्विक तापन में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक तापन जैसे कारणों के लिए उत्तरदायी माना गया है, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा ओजोन के बारे में समझेंगे, ओजोन के बारे में समझेंगे। अब देखते हैं ओजोन के बारे में, ओजोन गैस के बारे में, ठीक है। ओजोन गैस, ओजोन गैस O3, ठीक है। ओजोन गैस की क्या उपयोगिता है? इसके पहले देखिए थोड़ा सा जान लेंगे। ऑक्सीजन जो आपकी है, ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कहाँ तक?
ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपकी 120 किलोमीटर ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, इसके बाद कमी आ जाती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 यह आपकी कहाँ तक उपलब्ध होती है, 90 किलोमीटर। CO2 और जलवाष्प, ठीक है, ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, ठीक है। 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक परतों में पाई जाने वाली गैसें होती हैं। ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक और यह आपकी जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। अब आते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस की क्या उपयोगिता है, देखिए सबसे बड़ी उपयोगिता तो यह है कि ओजोन गैस या ओजोन लेयर जो हमारी पाई जाती है ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और इसकी उपयोगिता यह है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरणों को क्या करती हैं, पृथ्वी पर आने से रोकती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक, पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है। यह ऑब्जर्व कर लेती है कौन, ओजोन गैस। सूर्य से जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको कौन, ओजोन गैस या ओजोन परत ऑब्जर्व कर लेती है और पृथ्वी पर नहीं आने देती है, जिससे कि बहुत सारी जो महामारियों से पृथ्वी को बचाती है, कह सकते हैं, ठीक है। ओजोन गैस की ये उपयोगिता है। अच्छा, ओजोन गैस या ओजोन लेयर जो है पतली हो रही है या इस पर छिद्र हो रहा है, ये भी आपको सुनने को मिला होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ओजोन परत या ओजोन दिवस भी मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, या जो आपने सुना है कि ओजोन परत पतली हो रही है या इस पर छिद्र हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, तो उसका मुख्य जो रीजन है बेटा, उसका मुख्य कारण क्या है, प्रदूषण, ठीक है, पॉल्यूशन मतलब CFC गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि फ्रिज रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है, फ्रिज, ठीक है, और आपका AC वगैरह से ये गैसें निकलती है, CFC गैसें, ठीक है। ये बहुत ही हानिकारक है। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें जो जानवरों की जुगाली से निकलती है, फागों से जिसे कहते हैं मीथेन गैस, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और CFC गैसें क्या होती हैं, ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक है, ठीक है। इनके प्रभाव से ओजोन क्षतिग्रस्त हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, इनका प्रयोग यानी इन गैसों से हानियां न होने पाए कि ओजोन परत का संरक्षण करना चाहिए। और इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। समझ में आई बात, नोट कर, ठीक है। ये जो ओजोन गैस होती है, ओजोन परत होती है, इसके बारे में आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं जलवाष्प के बारे में। तो नहीं ब्लर हो रहा है, देखिए कि नहीं हो रहा है, अब हम देखें तब नहीं हो रहा है। जलवाष्प क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता होती है, ठीक है। यह फर्स्ट नंबर डालेंगे, विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर कम होता है। विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक होता है और ध्रुवों पर कम होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है, यह जो है सूर्य तप, यह सूर्य तप या सौर विकिरण कह सकते हैं या सौर ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक है। सौर विकिरण, सौर ऊर्जा या सूर्य तप एक ही चीज है, ठीक है। यह सूर्य तप से और पृथ्वी की सूर्य तप को और पृथ्वी की ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है, अवशोषित करती है और
पृथ्वी को अधिक गर्म और अधिक ठंड होने से बचाती है। ठीक है, अधिक गर्म और अधिक ठंडी होने से बचाती है। अधिक ठंडी होने से जल वाष्प की उपयोगिता है। क्या करती है? सूर्य तत्व और पृथ्वी की अधिक ऊष्मा को क्या करती है? अवशोषित करती है और पृथ्वी को गर्म होने से और अधिक ठंड होने से तथा अधिक गर्म होने से बचाती है। अर्थात ये किसके रूप में? एक कंबल के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में? कंबल के रूप में कार्य करती है। ठीक, जल वाष्प। ठीक है, जल वाष्प क्या करती है? कंबल के रूप में कार्य करती है। यह विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर कम होती है। ठीक है, अधिक ठंडी होने से बचाती है। जैसे पृथ्वी पहले क्या थी? आग का गोला थी, है ना? पृथ्वी को ठंडा हुआ कुछ समय लगा, ठंडा होने में बहुत सारा समय लगा। यानी अधिक ठंडा होने से, जैसे ध्रुवीय प्रदेश है अधिक ठंडे हैं, अगर ध्रुवीय प्रदेश जैसे यहाँ भी हो जाएगा तो तुम यहाँ रह पाओगी? हाँ, तो उसको बचाती है। यानी अधिक गर्म होने से और अधिक ठंडा होने से कौन बचाता है? जल वाष्प बचाती है। ठीक है, ये क्या करती है? जो अधिक सूर्यता पे सौर विकिरण होती है वो क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। जल वाष्प अपने आप में अवशोषित करती है और पृथ्वी की जो ऊष्मा है अधिक उसको अवशोषित करती है। अवशोषित यानी करती है और समायोजन बनाए रखती है कुल मिलाकर। ठीक है, पृथ्वी के बीच में और पृथ्वी में समायोजन बनाने का कार्य करती है। ठीक है, यह हो गई आपकी जल वाष्प। अब आगे जानेंगे हम धूल कण के बारे में। धूल कण क्या होता है? ठीक, थोड़ा सा जान लीजिए धूल कण के बारे में। धूल कण जो होते हैं ये होते हैं आर्द्रताग्राही। क्या होते हैं? आर्द्रताग्राही होते हैं। आर्द्रताग्राही होते हैं। ठीक है, आर्द्रताग्राही होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? जलवाष्प को क्या करते हैं? संघनित करके, जो चारों ओर जलवाष्प को संघनित करके क्या बना देते हैं? मेघों की रचना कर देते हैं, बादल बना देते हैं, जो अपने चारों ओर मेघों को संघनित करके जलवाष्प को संघनित करते हैं। चारों ओर जलवाष्प को संघनित कर मेघों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये उपयोग होता है किसका? धूल कणों का। ये क्या होते हैं? आर्द्रता को ग्रहण करने वाले होते हैं। ठीक है, धूल कण क्या ग्रहण करते हैं? नमी को, यानी आर्द्रता को ग्रहण करते हैं और अपने चारों क्या करते हैं? जलवाष्प को संघनित करके क्या बना देते हैं? बादलों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है धूल कणों का। ठीक है, अब देखेंगे हम वायुमंडल की संरचना के बारे में कि वायुमंडल का संरचना किस प्रकार हुआ। ठीक है, चलिए बताते, नोट कर लिए। देखिए वायुमंडल की संरचना के बारे में देखेंगे। ये मान लीजिए हमारी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी के हमने उत्तरी ध्रुव को इधर बना दिया, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी को इधर कर दिया, और बीच में यहाँ पर ये हो गया आपका विषुवत। ठीक है, विषुवत वृत्त हो गया, थोड़ा सा इसको घुमा दिया तस्वीर को। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी के ऊपर जो पाई जाने वाली परतें हैं, हाँ 5 परतें हैं। ठीक है, कितनी परत है? 5 है। 5 प्रकार की परत है। ठीक है, फर्स्ट जो परत है, फर्स्ट लेयर जो है वो आपकी उत्तरी ध्रुव से लेकर के, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुवों पर जो है उसकी ऊंचाई कम है, और विषुवत वृत्त पर जैसे जैसे विषुवत वृत्त की हो जाएगी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर ध्रुव की तरफ क्या है? कम है। यानी इस जो परत का नाम है उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी ध्रुवों पर जो ऊंचाई होती है बेटा वो होती है 8 किलोमीटर। कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है, 8 किलोमीटर। ठीक है, विषुवत वृत्त पर जो ऊंचाई होती है वो लगभग होती है 13 किलोमीटर। ठीक है, 13 किलोमीटर होती है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, या औसत ऊंचाई कह सकते हैं, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर आती गई है। 13 किलोमीटर, यानी इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाता है औसत ऊंचाई तो 13 किलोमीटर आती गई है। ठीक है, देखिए अब इसकी विशेषता क्या है? क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है? तो क्षोभ मंडल के निचले स्तर पर या स्तर पर कौन सी गैस पाई जाती है? CO2 गैस पाई जाती है।
ठीक है। इस CO2 की कुछ उपयोगिता भी है और इससे कुछ हानियां भी है, ठीक है। उपयोगिता ये है कि ये जो है क्या करती है, सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित करती है, ठीक है, ऊष्मा को अवशोषित करती है। और जैसे जैसे ऊपर यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ेंगे, 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है। क्यों आती है? क्योंकि CO2 की मात्रा 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, CO2 और जलवाष्प की, ठीक है, समझ में आएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं और CO2 क्या है, ऊष्मा की अवशोषक है और CO2 क्या पाई जाती है, लेयर पर पाई जाती है, सौरमंडल पहली फर्स्ट लेयर पर पाई जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर यानी 1 किलोमीटर कह सकते हैं कि ऊंचाई पर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाता है, ताप कम हो जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसकी उपयोगिता है, CO2 गैस पाई जाती है कहाँ पर, सौरमंडल में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बिजली का, बादल का, तूफान आंधी संबंधी, आंधी जो मौसम बनने बिगड़ने की जो सारी गतिविधियां होती हैं, ये कहाँ पर होती हैं, या मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो आपकी सौरमंडल पर ही होती है, ठीक है, सौरमंडल पर ही होती, समझ में आई बात। इसकी ऊंचाई हमने बताया 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई होती है, इसमें CO2 गैस की इसमें प्रधानता होती है, ठीक है। इसकी यानी सबसे ज्यादा भारी गैसें कह सकते हैं कहाँ पाई जाती हैं, तो सतह पर सौरमंडल में पाई जाती है जितनी भी भारी गैसें, ठीक है, CO2 जलवाष्प वगैरह सब कहाँ पाई जाती है, आपकी जलवाष्प भी पाई जाती है, ठीक है। जलवाष्प और CO2 कहाँ पाई जाती है, जलवाष्प और CO2 निचली सतह पर पाई जाने वाली गैसें हैं, ठीक है। इसके बाद आएंगे सौरमंडल के बाद आते हैं समतापमंडल, ठीक है। इसकी ऊंचाई हमने बताया औसत 13 किलोमीटर। अब समतापमंडल को देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समतापमंडल। ये आपका जो है 13 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के रेंज में है, ठीक है, फैला हुआ है। और समतापमंडल, ठीक है, ये क्या है, समतापमंडल है, ठीक है। 13 किलोमीटर हमने बताया था औसत, ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 13 से 50 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो बात। इसी में एक परत है ओजोन परत। ओजोन परत हमने बताया था ओजोन गैस के बारे में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत भैया इसी में पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, इसी में 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती है। ऊपर की तरफ जो है 30 से 50 किलोमीटर की रेंज में कौन पाई जाती है, ओजोन परत या ओजोन मंडल पाया जाता है, ठीक है। कौन पाया जाता है, ओजोन मंडल 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में, ठीक। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या पाया जाता है, ओजोन मंडल वाला क्षेत्र होता है, ओजोन परत या O3 गैस पाई जाती है, ठीक है। ये लेयर है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है सूर्य के, ठीक है, समझ में आई बात। और पृथ्वी को हानिकारक बीमारियों से यानी मानव जनजीवन को हानिकारक बीमारियों से बचाती है, कौन, O3, ठीक है। कहाँ पर है, समतापमंडल पर है। समतापमंडल में 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। मौसम और इसमें जो है जलवायु का स्थिरांक होता है, स्थिर होता है इस मंडल पर। कहाँ पर, समतापमंडल में जलवायु स्थिर होती है और यहाँ पर जो मौसम संबंधी आंधी, तूफान, बादल, ये सारी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती इस मंडल पे, ठीक है। इस मंडल पे आपका जो जलवायु है वो स्थिर होती है। क्या होती है, जलवायु जो है स्थिर होती है, ठीक है। देखो जरा किस क्लास से आवाज आ रही है, बोलो आसान कराइए, जरा धीरे धीरे पढ़वाइए, आवाज मत बोलिए, सर जरा धीरे धीरे पढ़वाइए, सर बोल रहे हैं आवाज हो रही है। देखिए इसका जो है जलवायु स्थिर होता है और मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती यहाँ पर। क्या नहीं होती, मौसम संबंधी घटना जो है, घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं, ठीक है। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर वायुयान, जेट विमान वगैरह उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, सबसे उपयुक्त मंडल माना जाता है।
वायुयान वगैरह इसी मंडल में, कहाँ पर समताप मंडल में क्या किए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं। जेटयान वगैरह वायुयान सारे कहाँ उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा आपने समताप मंडल से? इसकी ऊंचाई है 13 से 50 किलोमीटर। ठीक है, इसमें एक परत पाई जाती है, एक मंडल और पाया जाता है जिसे ओजोन मंडल कहा जाता है। 30 से 50 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। यह ओजोन परत की उपयोगिता क्या है? पृथ्वी यानी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, क्या है, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको क्या करती हैं, पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व करती हैं। क्या करती हैं? पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, अवशोषित करती हैं। ठीक, ओजोन परत अवशोषित करती है और मानव जीवन या पृथ्वी पर आने से रोकती है और मानव जीवन को अनेकों महामारियों से, बीमारियों से बचाती है, कैंसर जैसे बीमारियों से बचाती है। ठीक है, स्किन संबंधी बीमारियों से अगर ये पराबैंगनी किरणें आ जाए तो इतनी सारी स्किन संबंधी समस्याएं हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए जो है 16 सितंबर को हमने बताया था ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये रही आपकी समताप मंडल संबंधी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल आपका है बेटा, मध्यमंडल आपका 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के रेंज में है। इसमें 50 से 80 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है मध्यमंडल। ठीक है, 80 किलोमीटर क्या पाया जाता है? मध्यमंडल। मध्य, ठीक है। अच्छा, इसके अंग्रेजी नाम को क्षोभमंडल और समताप मंडल को जान लेंगे। ट्रोपो स्फीयर इसको कहा जाता है, ट्रोपोस्फीयर, और इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल को। ठीक है, ये अंग्रेजी नाम दोनों के बहुत पूछे जाते हैं, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, और तीसरा आपका है मध्यमंडल। तीसरा है मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल जो है कितने किलोमीटर से? 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या है मध्यमंडल की? वो क्या है? देखिए, इसकी एक प्रमुख विशेषता ये है, यहाँ पर जो तापमान है भैया, तापमान जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से या -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? यहाँ का तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यहाँ पर मध्यमंडल में। ठीक है, और उल्का संबंधी जो घटनाएं हैं यहाँ पर, उल्का पिंड आते हैं ना, और क्या होते हैं, टकरा करके क्या हो जाते हैं, खंड खंड यानी कई छोटे छोटे धूलकणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो उल्का संबंधी घटनाएं क्या होती हैं? यहीं पर होती हैं आपकी, कहाँ पर? मध्यमंडल में। ठीक है, उल्का संबंधी जो घटनाएं हैं वो कहाँ होती हैं? मध्यमंडल में होती है। ठीक है, तो दो चीजें आपको यहाँ पर समझ लेना है। पहला तो 3 चीजें, पहले इसकी कितने कहाँ से कहाँ तक है? 50 से 80 किलोमीटर के मध्य में है, और इसमें क्या है, तापमान यहाँ पर -100 सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। उल्का संबंधी परिघटनाएं कहाँ होती हैं? उल्का पिंड वगैरह जो उल्कापात होते हैं तो पृथ्वी पर आने से पहले यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। कहाँ पर? मध्यमंडल में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सारी बातों को एक एक करके। ठीक है ना? हाँ, और वीडियो जब देखिएगा तो बिल्कुल स्किप नहीं, दोबारा देखिएगा पूरा, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगले नंबर पर चलेंगे। क्षोभमंडल के बाद हो गया आपका समताप मंडल, समताप मंडल के बाद हो गया ये मध्यमंडल, तीसरा मंडल है। ठीक है, अब चौथा पढ़ेंगे आयन मंडल के बारे में। ठीक है, आयन मंडल, आयन मंडल आपका यहाँ से यहाँ इतनी जगह भर गई है। देखिए, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। देखिए, जो अगली लेयर है वो है आपकी चौथी, आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। आयन, ठीक है। इस मंडल की जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। कहीं कहीं पर 400 किलोमीटर की किताबों में लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है, 640 किलोमीटर। ठीक है, 80 से 640 किलोमीटर तक होती है इसकी आयन मंडल की ऊंचाई। ठीक है, इसमें इसकी जो मुख्य विशेषता है, यहाँ पर आयनिक गुण पाए जाते हैं इस मंडल पर। ठीक है, आयनिक गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयनिक गुण या विद्युत आवेशित कण, विद्युत आवेशित कण, या इसी को आयनिक गुण कहा जाता है। आयन या आयनिक गुण। ठीक है, आयनिक गुण क्या होते हैं?
या विद्युत आवेशित कण या आयनिक कण इसे कहा जाता है, पाए जाते हैं। ये पृथ्वी से जाने वाली जो रेडियो तरंगें हैं कहते हैं, पृथ्वी से जब रेडियो तरंगों को भेजा जाता है तो ये परावर्तित करने का काम करती है। ठीक है, इस मंडल में क्या होता है, पृथ्वी से मान लो कोई रेडियो तरंग भेजी गई तो इसको पुनः वापस परावर्तित करने का काम करती है कौन? ये आपका कौन सा मंडल है? आयन मंडल। यानी जो आयनिक गुण है, विद्युत आवेशित कण होते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, जब कोई रेडियो तरंगी भेजा जाता है, ठीक है, तो रेडियो तरंगों को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। रेडियो तरंगों को क्या करती है, परावर्तित कर देती है। रेडियो तरंगे परावर्तित का मतलब जानते हैं, लौटा देती है तुरंत। ठीक है, पुनः जो है उसको क्या करती है, परावर्तित कर देती है। मान लीजिए प्रसारण हो रहा है रेडियो का या टेलीविजन का, ठीक है, तो किस कारण से होता है, इन्हीं रेडियो तरंगों के कारण से होता है। ठीक है, तो टीवी का और रेडियो का प्रसारण होता है, जो उसमें सारी चीजें प्रसारित होती हैं, वो किसके कारण होता है, ये रेडियो तरंगों के कारण होता है। और ये रेडियो तरंगें जब पृथ्वी से छोड़ी जाती हैं, ठीक है, तो क्या होती है, पृथ्वी की सतह से छोड़ी जाती है और विद्युत आवेशित कण या आयनिक गुण वाले क्षेत्र से या लेयर से वापस परावर्तित होकर के आ जाती है। ठीक है, समझ में आई बात। और इसकी जो मोटाई है वो कहाँ से है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर। ठीक है, तो हम कितने मंडल के बारे में जाना, 100 मंडल के बारे में जाना। 100 मंडल के बाद समताप मंडल के बारे में जाना, समताप मंडल हो गया। और तीसरा मंडल आपका ये मध्य मंडल है। और चौथा नंबर आपका है आयन मंडल है। और पांचवा जो मंडल है भैया उसको बाह्य मंडल या बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या जाना जाता है, बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई को कहीं कहीं पर 1000 किलोमीटर लिखा गया है। ठीक है, और कहीं कहीं पर यह है कि कोई नियत नहीं है इसकी ऊंचाई कहाँ है, कोई इसका निश्चित दूरी तय नहीं की गई है। ठीक है, किसकी, वायुमंडल या बहिर्मंडल की। ठीक है, समझ में आई बात। वायुमंडल होता है, सही है, वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल की जो ऊंचाई होती है वो कोई नियत नहीं रखी गई है, लेकिन कहीं कहीं पर किताबों में 1000 किलोमीटर तक आपको मिलती है। ठीक है, देखिए अब इस वायुमंडल की उपयोगिता क्या है। देखिए हमने बताया था कि पृथ्वी की जो सबसे निचली सतह है वहां सबसे भारी गैसें पाई जाती है, जलवाष्प, CO2 वगैरह। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर कौन सी गैसें पाई जाती है, यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि क्या होती है, सबसे हल्की होती है। क्या होती है, सबसे हल्की होती है। कौन सी इसमें प्रयोग किया जाता है, गुब्बारे वगैरह उड़ाने में किया जाता है, हीलियम वगैरह गैसों का भर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है तो उड़ती है ऊपर। क्यों उड़ता है गुब्बारा, क्योंकि उसमें हल्की गैसों को भरा जाता है ना। अभी देखो मेले वगैरह में गुब्बारों में हवा भरते हैं और छोड़ देते हैं तो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें भर दी जाती हैं। ठीक है, तो हीलियम हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, सबसे हल्की होती है। हीलियम की मात्रा वायुमंडल में 0.001% पाई जाती है। ठीक है, हीलियम की मात्रा कहाँ कितनी पाई जाती है, 0.001% पाई जाती है। और इसमें आपकी जो है हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो 0.0005% पाई जाती है। किसकी, हाइड्रोजन की और ये हीलियम की। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, ये वायुमंडल में पाई जाती है हाइड्रोजन और हीलियम की ये मात्रा आपकी जो है 0.001% हीलियम और हाइड्रोजन की 0.005% पाई जाती है। ये सबसे हल्की गैसें होती है। ठीक है, अच्छा गैसों से आपको थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है आपकी कितनी पाई जाती है, 78.8% पाई जाती है। ठीक है, 78.8% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है 20.93% पाई जाती है। ठीक है, CO2 कितनी पाई जाती है, तो CO2 आपकी पाई जाती है भैया 0.9 यहाँ पर पहले आर्गन होगा, आर्गन देख लीजिए फिर बाद में उसको देखिए। आर्गन पाई जाता है आपका 0.93% और CO2 जो पाई जाती है, CO2 आपकी पाई जाती है 0.03% पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद इनको आपने देख लिया कि हीलियम पाया जाता है 0.001% और हाइड्रोजन पाया जाता है 0.0005%। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए इसकी एक विशेषता और है आयनमंडल की कि इसमें जो उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक है, उपग्रह वगैरह जो छोड़े जाते हैं, उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। कहाँ छोड़े जाते हैं, आपके आयनमंडल में, बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं, वायुमंडल में। ठीक है, उपग्रह दो प्रकार के, उसमें CO2 में 0 नहीं है, 0.3
0.036 कर सकते हैं, 0.03 कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। 0.036 कर सकते, लिख लीजिए, या 23 ही लिखा रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 ही अंक लिखे जाते हैं, ठीक। देखिए इसमें हमने बताया है कि 2 प्रकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। एक होता है भूस्थैतिक उपग्रह, ठीक है, भूस्थैतिक उपग्रह, और एक होता है ध्रुवीय स्थैतिक उपग्रह, ध्रुवीय स्थैतिक उपग्रह, ठीक है। 2 प्रकार के यहाँ पर उपग्रह छोड़े जाते हैं, कहाँ पर, वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, ठीक है। एक ध्रुवीय स्थैतिक, ध्रुवीय कक्षा की क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, ध्रुवीय स्थैतिक, और एक भू-स्थैतिक उपग्रह, ठीक है। भू-स्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई या ज्यादा ऊंचाई पर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, और इनकी जो ऊंचाई होती है कम होती है ध्रुवीय स्थैतिक उपग्रह, ठीक है। तो ये हमने आप जाना वायुमंडल के संरचना के बारे में, ठीक है। समझ में आ गई सारी बातें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई क्वेश्चन, ठीक है। आशा करते हैं कि सारी बातें आपको ठीक प्रकार से समझ में आई होंगी। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट डे, धन्यवाद।